हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम डॉट में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या कर लिया है, 1 से लेकर यानी 47 अनुच्छेदों को 100% क्या कर लिया था, याद कर लिया था। ठीक है, और पूरा का पूरा हम लोग ट्रिक के माध्यम से उसको पढ़े थे। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए और पॉलिटी के प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ा होगा, भाग 1 यानी पार्ट 1 अनुच्छेद करके आप उसको देख लीजिए। और 1 से लेकर 47 अनुच्छेद को आप ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर लीजिए। और उसका पार्ट 2 जो है, यहाँ पर हम 48 से लेकर आपका 108 अनुच्छेद को इस पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो पार्ट होगा वो हम लोग देखेंगे आपका 108 से लेकर लगभग 200 तक चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम यानी देखते हैं आपका क्या, यानी पार्ट 2 में जो आपका 48 से स्टार्ट होगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद 48 है। क्या है? अनुच्छेद 48 है। और 48 में किसका उल्लेख किया गया है? यानी कृषि और पशुपालन से का संगठन। क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। तो इसको हम किस तरह याद रखेंगे, ट्रिक इसका क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 48 है, तो 48 को हम लोग याद रखेंगे 48। 48 को क्या बोलेंगे? ये 48। अब देखिए 48 में क्या आ रहा है? हर आ रहा है और टाली आ रहा है। क्या 48 में क्या आ रहा है? हर और टाली। तो हर, अब बताइए कि हर का उपयोग हम लोग किस किस चीज में करते हैं? कृषि से संबंधित है। हल जो होता है यानी जिसे खेत की जुताई की जाती है, वो किसके उपयोग में आता है? कृषि के। ठीक है, और टाली यानी ट्रॉली जो है आपका, देखिएगा ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली होता है ना, उसको ट्रॉली बोलते हैं। तो वो आपका, उसका भी उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? कृषि को, यानी खाद गोबर ढोने में, ठीक है, मिट्टी को ढोने में, यानी सबका उपयोग जो होता है कृषि कार्य से संबंधित है। तो 48 में क्या याद रखना है? 48 और इससे संबंधित हो जाएगा आपका यानी हर और टाली। तो ये हर और टाली किससे संबंधित है? कृषि। और इसमें साथ में जुड़ रहा है पशुपालन, यानी कृषि और पशुपालन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 48, अनुच्छेद 48। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि 48 का क है। दूसरा अनुच्छेद जो है क्या है? वो 48 का क है। और इसमें आप देखिएगा, इसमें है आपका पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। क्या क्या है जी? तो पर्यावरण है, वन है तथा वन्य जीवों का संरक्षण है। तो एक बात बताइए, हम लोगों ने देखा था 48 में कृषि और पशुपालन। तो हमको बताइएगा कि 48 में कृषि और पशुपालन है, तो अगर जहां पर हम कृषि कार्य करेंगे उस क्षेत्र में वहां के पर्यावरण हमको किस तरह दिखाई देगा? हरियाली ही हरियाली, यानी पूरा हरा भरा दिखाई देगा ना जी। यानी कृषि कार्य अगर किया जाता है तो वह क्षेत्र यानी हरा भरा दिखाई देता है। तो हरा भरा दिखाई देता है तो पर्यावरण कैसे दिखाई देगा? हरा भरा। और वहां पर वन क्या होंगे? आरक्षित होंगे। साथ में अगर वन आरक्षित होंगे तो उसके साथ साथ वन जीवों का भी क्या होगा? संरक्षण किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि वनों की कटाई कीजिएगा तो वनों में रहने वाले जो जीव है वो भी क्या हो जाएंगे? वहां से विलुप्त हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर कृषि कार्य कीजिएगा, पेड़ पौधों को उगाइएगा, तो उससे क्या होगा? यानी वन जीवों का संरक्षण भी होगा। तो एक ही बात, यानी 48 से दोनों संबंधित है। 48 में कृषि और 48 के क में कृषि कार्य करेंगे तो पूरा हरियाली भरा रहेगा, तो पर्यावरण सुंदर दिखाई देगा, वनों का संरक्षण होगा, इसके साथ साथ यानी वन जीवों का भी क्या होगा? संरक्षण होगा। 48 के क्रम में पर्यावरण, वन तथा वन जीवों का संरक्षण। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 49। ये क्या है आपका? 49 यानी 49 में क्या है? देखिए 4-9 है, यानी राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। इसमें क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय स्थान और राष्ट्रीय वस्तु का हमारे मन में क्या होता है? काफी ऊंचा स्थान होता है। क्या होता है? ऊंचा स्थान होता है। ऊंचा स्थान माने 49। बस समझ रहे हैं ना? यानी जो राष्ट्रीय वस्तु होगा, जो राष्ट्रीय स्मारक होगा, राष्ट्रीय वस्तु होगा, या राष्ट्रीय कोई स्थल होता है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज हो गया, झंडा हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, अशोक स्तंभ, ठीक है, तो ये सब क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति। तो इसके लिए हमारे मन में क्या होता है? ऊंचा स्थान होता है। तो 49, ऊंचा स्थान से क्या? ऊंचा से याद रखना है क्या? 49, यानी अनुच्छेद 49 में क्या क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय स्मारक आ जाएगा, स्थान आ जाएंगे और राष्ट्रीय वस्तु आ जाएंगे। तो इस सबका संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद कितना? 49 में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद जो है आपका 50। तो 50 में क्या है? 50 में आपको याद रखना है 50-50। क्या? 50-50 याद रखना है। तो एक बताइए, इसमें दिया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी दोनों का अलगाव। जब हम लोग क्या होता है, एक पिता के 2 संतान होते हैं,
ठीक है, एक पिता का मान लीजिए 2 संतान है, या आप 2 भाई हैं, दोनों भाई कभी अलग होइएगा तो जो भी पिताजी का संपत्ति होता है उसमें से क्या कर दिया जाता है, 50-50 बांट दिया जाता है, 50-50, यानी 100% वो कुल संपत्ति है और 2 भाइयों में बांटा जाएगा तो 50-50। तो उसी प्रकार याद रखिए, अगर यहाँ पर पृथकीकरण किया जाएगा, शक्ति का पृथकीकरण किया जाएगा तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में किस तरह किया जाएगा, 50-50, यानी 50% कार्यपालिका को, 50% न्यायपालिका को। तो अनुच्छेद 50 में क्या हो जाएगा, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण। है ना कमाल का ट्रिक। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका 51। क्या है जी, 51। तो 51 में क्या पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो देखिए 51 से याद रखना है एकांतवास। क्या, एकांत। ठीक है, अब देखिए आपको शांति कब मिलेगा, यानी आपके अंतरात्मा को शांति कब मिलेगा, कब शांति मिलेगा, जब आप एकांत में रहिएगा। ठीक है, आपको शांति तभी मिलेगा, या आपके आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब आप एकांत में रहिएगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि जहां बहुत सारे लोग हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, सड़क का पोक पाक ये सब आवाज आ रहा है, वहां पर शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप एकांतवास में रहिएगा तब वहां पर आपको शांति मिलेगी, और वहां पर एकांतवास में रहकर आप स्टडी कीजिएगा तो पूरा का पूरा आप फोकस पढ़ाई पर दे पाइएगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे हम जानते हैं कि मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या गुरुद्वारा में जाते हैं, यानी पूज्य स्थल में, तो वहां पर भगवान और आपके बीच कोई नहीं रहता है, आप ही दोनों रहते हैं। भगवान में हम लोग क्या विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो हमारे मन को काफी शांति मिलती है। माने एकांतवास में, क्या, एकांतवास में हम जहां पर रहते हैं वहां पे कोई डिस्टर्ब करना नहीं है, मतलब एकांत। एकांत मतलब याद रखना है 51। एकांत माने 51, एकांत माने 51। एकांत में रहेंगे तो क्या होगा, हमको शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। बस समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या होगा, यानी शांति मिलेगी कब, जब हम एकांत पर रहेंगे। तो 51 से याद रखना है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरात्मा यानी आंतरिक शांति चाहिए, तो 51 एकांत में जाना पड़ेगा। एकांत में जाएंगे तो अनुच्छेद 51 से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा याद रखना है। एक बात बताइए, नेक्स्ट कह रहा है कि 51 का क, अनुच्छेद 51 के क में किसका उल्लेख है, तो मूल कर्तव्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 51 के क में किसका उल्लेख है, तो मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अब इसको हम किस तरह अध्ययन करेंगे, यहां पर देखिएगा 51 का जो क है और इसमें कह रहा है कि मूल कर्तव्य। तो जब आप स्टडी करने जा रहे हैं, जब आप पढ़ने जा रहे हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आपका मूल कर्तव्य बनता है, आपका मूल कर्तव्य बनता है कि क्या कीजिए, एकांतवास में बैठकर पढ़िए। यानी अकेले, एक अकेलापन होना चाहिए, वहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला होना चाहिए, कोई ना हो। ठीक है, आप एकांतवास में यानी अकेला जाकर बैठिए और तब जाकर क ख ग जो भी पढ़ना हो क ख ग पढ़िए, चाहे च छ पढ़िए, चाहे ABCD पढ़िए, चाहे जो भी पढ़िए। बात समझ रहे हैं ना। तो एकांत में जाकर क ख ग पढ़िएगा, ये आपका मूल कर्तव्य, पहला स्टूडेंट का मूल कर्तव्य होता है। हल्ला गुल्ला में पढ़ाई होगा, नहीं होगा जी। तो आपका मूल कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि एकांत में जाकर तब जो पढ़ना होगा आप क ख ग पढ़िए, चाहे क ख च छ पढ़िए। ठीक है, तो 51 के क में मूल कर्तव्य। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 52। अब देखिए अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक ये आपका संबंधित है राष्ट्रपति से। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति, यानी एक तरह से बोल सकते हैं प्रेसिडेंट से संबंधित है। और इसके लिए हमने क्या किया है, एकदम शॉर्ट ट्रिक लेकर आया है। इसको किस तरह पकानिको का द्वयोदशम, क्या याद रखना है, पकानिको का द्वयोदशम। देखिए पकानिको का द्वयोदशम, ठीक है, पकानिको का द्वयोदशम, ये आपको याद रखना है। 2-3 में बोलिए तो पकानिको का द्वयोदशम, पकानिको का द्वयोदशम, पकानिको का द्वयोदशम, पकानिको का द्वयोदशम, यानी पकानिको का द्वयोदशम। देखिए प, ठीक है, प से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद। क्या है, यानी प से हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का पद। अब देखिए इसको दूसरा तरीका भी आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है जी, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 जो है इसमें राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति भवन, अनुच्छेद 52। तो राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है, राष्ट्रपति रहते हैं ना जी। राष्ट्रपति भवन में कौन रहेगा, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं। तो अनुच्छेद 52, देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति भवन अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति भवन अनुच्छेद 52, यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। क्लियर। तो अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति भवन याद रखना है। राष्ट्रपति भवन में कौन रहते हैं,
राष्ट्रपति रहते हैं, तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है, या इस तरह भी इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं पकानिको का द्वियोदशम। प से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52। देखिए यहाँ पर का है तो का से क्या होगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित अनुच्छेद 53। ठीक है, उसी प्रकार एक एक इधर से बढ़ते जाना है, और ये आपका जो है पकानिको का द्वियोदशम, ये आपका एक लाइन जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए नी है, तो नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद कितना 54। 53 से हम लोग क्या हो गए 54। 52 में राष्ट्रपति के पद, 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पर क्या है, को माने कोटा या रीति बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, यह को है ना, तो राष्ट्रपति निर्वाचन की कोटा यानी रीति, तो रीति का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 55 में किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 55 में। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, को के बाद आया का, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अब जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 56। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए का के बाद दू से राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है ना जी, हो सकता है, तो दू से याद रखना है राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन, यानी 57 हो जाएगा। 56 के बाद 57। उसके बाद देखिए दू के बाद यू आ रहा है, तो यू मतलब योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। यहाँ पर देखिए क्या है, योग्यता, तो योग्यता का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 58 में। उसी प्रकार है यू के बाद द मतलब दशाए, दशाए मतलब होता है शर्ते, तो राष्ट्रपति के पद हेतु शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, दशाए क्या क्या होनी चाहिए, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 59। उसके बाद है सौ से हो जाएगा शपथ, और राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किसमें, तो अनुच्छेद 60। ठीक है, उसके बाद है म से महाभियोग, महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61। याद क्या रखना है, पकानिको का द्वियोदशम। क्या याद रखना है, पकानिको का द्वियोदशम। प से राष्ट्रपति के पद अनुच्छेद 52, का से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित अनुच्छेद 53, नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, और को से कोटा अनुच्छेद 55। उसके बाद क्या है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल अनुच्छेद 56, दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं 57, और योग्यता क्या क्या चाहिए राष्ट्रपति के लिए, तो 58, और दशाई क्या क्या होनी चाहिए 59। यहाँ पर देखिए आपका शपथ का उल्लेख किया गया है 60, और म से महाभियोग माने 61। ये तो आप एकदम चुटकी में याद कर सकते हैं, हो गया याद। देखिए पकानिको का द्वियोदशम, प से राष्ट्रपति का पद का उल्लेख, का से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, नी से निर्वाचन का उल्लेख यानी निर्वाचन का उल्लेख 54, को से कोटा 55, का से कार्यकाल 56, दोबारा निर्वाचित होंगे 57, योग्यता चाहिए 58, दशाई क्या होनी चाहिए 59, इसके बाद शपथ क्या होगा तो 60, शपथ का उल्लेख 60, सब राष्ट्रपति संबंधित है, पूरा का पूरा राष्ट्रपति। अब महाभियोग का उल्लेख 61। क्लियर, 61 तक क्लियर, 52 से 61 तक क्लियर। नेक्स्ट अब बाबू आ जाता है अनुच्छेद 60। तो 60 के लिए आपको याद रखना है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने हेतु समय, यानी राष्ट्रपति के अगर पद की रिक्त होता है तो कितने समय के अंतर्गत उसको भर लेना चाहिए। तो रिक्त कब होगा, जब राष्ट्रपति गुजर जाएंगे तभी तो रिक्त होगा। तो बताइए सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मान लीजिए मृत्यु कब हुई, 1962 में हो गई। 62 तक राष्ट्रपति थे ना, तो मान लीजिए 62 में क्या हुई, उनकी मृत्यु हो गई। तो जब 62 में उनकी मृत्यु हो गई तो उसी समय से ना क्या किया जाएगा, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। जब मृत्यु हो गई तो पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो कब मृत्यु हुई 1962, पद रिक्त कब हुआ 1962, यानी अनुच्छेद 62, 1962 नहीं, मृत्यु हुई 1962 में, 62 तक थे राष्ट्रपति, और रिक्त कब हुआ पद, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 62। कोई दिक्कत है, अनुच्छेद 62 के अनुसार हम देख सकते हैं इसमें क्या उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने हेतु समय का निर्धारण किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक आ जाइएगा। अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक किसका उल्लेख, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। 63 से लेकर 70 तक किसका उल्लेख किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो इसको हम लोग किस तरह याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए देखिए क्या याद करना है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको देख लीजिए। उसका समय निकाल शनि, उसका समय निकाल शनि। मान लीजिए कोई लड़का है, उसका समय क्या काफी खराब चल रहा है, ठीक है, तो गया है, मान लीजिए क्या करने, मान लीजिए उसके ऊपर यानी शनि का नक्षत्र चढ़ा हुआ है, शनि का प्रकोप चढ़ा हुआ है, तो बेचारा का समय खराब चल रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि उसका समय निकाल शनि, शनि भगवान उसका समय क्या कर दो, निकाल दो, बहुत बेचारा कष्ट में है, ठीक है। तो यही बात आपको याद रखना है, उसका समय निकाल शनि, उसका समय निकाल शनि, उसका समय निकाल शनि, उसका समय निकाल शनि। उ से उपराष्ट्रपति का पद, 100 से यानी राज्यसभा का
सभापति होना, यानी राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति। का से राष्ट्र उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, इसका उल्लेख किया गया है। नी से निर्वाचन, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए काल है ना, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा। समय है तो रिक्ति को भरने हेतु समय। स है, स से याद रखना है शपथ। नी है तो नी से हो जाएगा निर्वाहन। अब देखिए उसी प्रकार ये भी है, अब इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से याद कर सकते हैं किस तरह हम लोग। यहां पर है 6-3, क्या है 6-3 यानी 63, और 63 में किसका उल्लेख किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अब बताइए कि राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं और उनको किसी कारणवश कुछ क्षति हो जाती है। राष्ट्रपति को जब क्षति होती है तो उनके पद को, उनके रिक्त पद को कौन भरता है, उपराष्ट्रपति ही संभालते हैं ना जी। राष्ट्रपति की मान लीजिए कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर राष्ट्रपति का पद, अब मान लीजिए उतना जल्दी तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा नहीं भाई, तो तत्काल कार्यभार कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। तो जब क्षति तब आते हैं उपराष्ट्रपति। बात समझ रहे हैं ना, जब राष्ट्रपति को क्षति होगी तो कौन आएगा, उपराष्ट्रपति। तो क्षति कब हो रहा है, अनुच्छेद 62 में समय बोला जा रहा है ना भरने के लिए। 63 में क्या क्षति, क्षति क्षति देखिए यहाँ पर 6-3, तो 6-3 में कौन आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद का क्षति हुआ तो 63 में कौन आ गए, 6-3 यानी क्षति हुआ तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, यानी उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख 6-3 में, यानी 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। या इस ट्रिक से याद कर लीजिए, उसे उपराष्ट्रपति का पद यानी 63, 100 से यानी राज्यसभा का सभापति होंगे 64, ठीक है। का से राष्ट्रपति का कार्य यानी 65, ठीक है। अन्नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा 66, कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल, सॉरी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा आपका 67, 66 के बाद 67, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का रिक्ति भरने के लिए समय का निर्धारण जो किया गया है ये हो जाएगा 68, और वहीं पर है 100, तो 100 से शपथ, और शपथ का उल्लेख 69 में, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख 69 में। यहाँ पर है नी, उसका समय निकाल शनि, उसका समय निकाल शनि। उ से देख लिए ना, उ स का नी का उसका निकाल समय शनि। स से शपथ उपराष्ट्रपति का 69, और नी से यानी राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वाहन। जब मान लीजिए आकस्मिकता के समय जब राष्ट्रपति कुछ हो गया तो उस समय उनके कार्य का, उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। तो 70 में इसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट 71, तो इसको बाबू किस तरह याद करेंगे अनुच्छेद 71 को। इसमें क्या दिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पति पत्नी के क्या निर्वाचन संबंध विषय, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। यहां पर देखिएगा राष्ट्रपति, यहां पर कह रहा है उपराष्ट्रपति, तो घर के एक होते हैं पिताजी हमारे क्या, राष्ट्रपति यानी प्रधान होते हैं, और दूसरा प्रधान कौन होती है, हमारी माता जी। तो मान लेना है यहाँ पर उप प्रमुख हो गए पिताजी, उप हो गई माता जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पति पत्नी, तो मान लीजिए विवाह हुआ होगा ना, पति पत्नी, बात याद रखना है क्या, पति पत्नी। तो पति पत्नी विवाह होते समय यानी पत्नी से पति क्या करते हैं, वचन कितने फेर लेते हैं जी, 7 फेर लेते हैं। 7 फेर लेते समय 7 को वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं आपको पता है, अरे पति जब क्या करता है, विवाह करता है, अपनी पत्नी के साथ 7 फेर लेता है, तो 7 फेर लेते समय 7 को वचन देता है। उसमें 7 वचन में एक वचन ये भी होता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। तो यहां देखिए ना, 7 वचन में एक वचन क्या होता है, रक्षा करने की बात होती है। 7 वचन में पति क्या करेंगे, पत्नी से 7 को, पति पत्नी को 7 को वचन देते हैं, और 7 को वचन में एक वचन क्या होता है, उनकी रक्षा करना। तो 7 और 1 71, 7 वचनों में एक वचन उनकी रक्षा भी होती है। तो 7 वचनों में एक वचन, 7 1 71, 71 में पति पत्नी माने क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 71 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 72 में है राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति। अब राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति मतलब क्या हुआ भाई, आप देखिए जब कोई कातिल होता है, जब किसी को मान लीजिए कि फांसी की सजा जिला न्यायालय के द्वारा दे दिया गया है और जिला न्यायालय से वो संतुष्ट नहीं है, वो अपनी जान को बचाना चाहता है, तो वो जाएगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाएगा तो बोलेगा
साथ दे दो। हाई कोर्ट के जज से बोलेगा प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, मेरा साथ दे दीजिए, साथ दो, मेरा साथ दो। देखिए यही में एक ट्रिकवा छिपा हुआ है, मेरा साथ दो, साथ दो, साथ दो, साथ दो, साथ दो, साथ दो, बात समझ रहे हैं ना। तो साथ दो, ये गया हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने बोला नहीं आपने मर्डर किया है, आपको फांसी की सजा मिलेगी। फिर गया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं आपने मर्डर किया, आपको सजा मिलेगी। अब ई महोदय जाते हैं राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास ना ये क्षमा, ये शक्ति होती है कि आपके फांसी के सजा को भी क्या कर सकता है, रोक सकता है, आपके सजा को भी कम कर सकता है, उन्हीं के पास ये शक्ति होती है। तो अब उनके पास जब ये कह दिया जाता है तो कहता है साथ दीजिए, साथ दो, साथ दो, और राष्ट्रपति बेचारे उनके मुख को देखकर क्या करते हैं, साथ दे देते हैं, क्योंकि उनके पास क्षमा देने की शक्ति प्रदान है। हमारा संविधान अनुच्छेद 72 के तहत यानी राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति दिया गया। तो देखिए ना, साथ दो, तो राष्ट्रपति क्या कर दे, उनका साथ दे दिए, मैंने उनको उनके फांसी की सजा क्या कर दिए, माफ कर दिए। साथ दो, साथ दो, मैंने राष्ट्रपति कैदी को क्षमा कर दिए, साथ दे दिए। ये बोल रहा था ना साथ दो, साथ दो, साथ दो, तो साथ मिल गया, राष्ट्रपति के साथ मिल गया, तो इनके फांसी की सजा क्या हो गई, माफ हो गई। तो साथ दो में क्या, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, याद हुआ, एकदम ही याद होगा, गारंटी के साथ ही याद होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आपका 73 है, तो 73 को किस तरह याद करेंगे। 73 में क्या है, संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, क्या, संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसको याद किस प्रकार करेंगे। अब यहां पर देखिए कार्यपालिका यानी कार्य करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए शक्ति चाहिए। जानते हैं क्या हुआ अभी, अभी हुआ ये, मैं 7 बजे से वीडियो बना रहा था, 7 बजे से लेकर 8:30 तक वीडियो बनाया, ठीक है, और घर पे कोई था नहीं, मेरे भाई, अम्मी बेचारी जो है मेरी मम्मी, वो जाकर उधर से देखी, हम बोले कि ओपन कर दो, तो पता ना क्या टिप, हम बोले कि ठीक है स्टार्ट हो गया। हम 1.5 घंटा भूखे हैं इधर, ठीक है, 1.5 घंटा बोले, लास्ट में देख रहे हैं भाई वीडियो बन में नहीं गया है। अब बताइए मैंने अब कहाँ गए, मैंने इतना तकलीफ हुआ ना, क्या बताया। मैं 1.5 घंटा पूरा जोश में चिल्लाए थे, जिस तरह अभी चिल्ला रहे हैं उस तरह 1.5 घंटा लगातार चिल्लाए थे, और देखे कि वीडियो बन में नहीं किया। फिर अभी तुरंत मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखा दूं टाइम कितना हो रहा है, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए 10:56 हो रहा है, कितना, 10:56, मतलब एक बार तो कैंसिल हो गया, नहीं बन पाया तो उसको छोड़ दिए। अभी 10:56 हो रहा है, मतलब 11 बज रहा है, ठीक है, 11 बजे से वीडियो अभी स्टार्ट किया हूँ बनाना, लगभग मान लीजिए, और पता नहीं कब तक बनेगा। उसके बाद फिर अपलोड भी करना है, एडिटिंग भी करना है, बहुत सारा। आप लोग क्या समझिएगा, आप लोग समझते हैं कि नॉर्मली आकर कोई पढ़ा देता है, आप लोग इसको महत्व नहीं देते हैं, लेकिन कितना मेहनत लगता है ना। छोड़िए, आप लोग बस पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई मान लीजिए कि हम कितना मेहनत करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो जरूर से थोड़े पढ़िएगा, ठीक है, जो भी हो। देखिए यहाँ पर ये आपका 73, तो 73 में क्या याद रखेंगे, संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए, शक्ति की आवश्यकता होती है। अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए शक्ति चाहिए ना जी, ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति, शक्ति, 7-3, शक्ति, 7-3, शक्ति, 7-3 यानी 7-3, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, क्या बोल सकते हैं ना, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यानी 7-3 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका देखिए कार्य को करने के लिए तो कार्य मैंने कार्यपालिका, आ शक्ति मैंने शक्ति, कार्यपालिका शक्ति केवल याद रखिए किसमें, 7-3 में, शक्ति से 7-3, 7-3, 7-3, शक्ति, 7-3, शक्ति, 7-3, शक्ति, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा यार, थोड़ा सा डिकोड कीजिए इसको। यानी 7-3 में किसका उल्लेख, तो संघ के यानी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार को उल्लेख किया अनुच्छेद 73 में। नेक्स्ट देखिए 7-4 यानी 74, तो 74 में क्या बोलेंगे, 74 में आपका है राष्ट्रपति की सलाह हेतु मंत्री परिषद का गठन। अब देखिए राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद गठन किया है, तो ये तो फिक्स है। अब इसको किस तरह हम लोग याद करेंगे, याद करने के लिए बोलेंगे कि मन के ट्री में, कहां पर जी, मन के ट्री में, बाप रे बाप रे बाप, मन के ट्री, मनो में ट्री होला नु, हाँ होला, मन में ट्री नहीं होता तो उसमें विभिन्न प्रकार के चाहत की पत्तियां कैसे होती,
मन के ट्री में, मान ली तरह मन के एगो पेड़ बवे, मन तहार एगो पेड़ हो गए, अनेक प्रकार के चाहत की पत्तियां होती है। कबो मन के लगे हाँ हई लाल लाल बा, हई पीला पीला बा, हई गुलाबी बा, हई मतलब विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल को देखकर आप क्या होता है, भटक जाते हैं। तो ये सब क्या है, मन की अंदर की चाहत, ये सब गलत भावना है। मतलब नहीं समझ रहे हैं, हटाइए। मन की चाहत के अंदर क्या याद, ट्रिक याद क्या रखना है। कह रहा है कि राष्ट्रपति की सलाह हेतु मंत्रिपरिषद, तो मन के ट्री के अंदर चाहत की अनेक पत्तियां क्या होती है, खिलती रहती है। मन के ट्री के अंदर मन में अनेक प्रकार की चाहत होती है। कभी सोचते हैं कि हम लोग क्या कर लें, ये बिहार पुलिस में चले जाएं, कोई एसएससी में, कोई रेलवे में, मतलब अनेक प्रकार की चाहत होती है। ये हो जाता है तो ठीक रहता है, ये करते तो ठीक रहता है, अनेक प्रकार की चाहत होती है। ठीक है, तो मन के ट्री में विभिन्न प्रकार की चाहत की पत्तियां क्या होती हैं, उगते रहती है। बस यही बात याद रखना है। मन के ट्री में, कहां पर, मन के ट्री में विभिन्न प्रकार की चाहत की पत्तियां निकलती रहती है। तो देखिए मन के ट्री में, मन के ट्री माने मंत्री परिषद, मन ट्री, मन के ट्री में माने मंत्री परिषद। चाहत की पत्ती, चाहत से 74, चाहत से 74, चाहत 74, चाहत 74, चाहत 74, आपत्ति से राष्ट्रपति हो जाएगा। चाहत की पत्तियां तो 74, आपत्ति माने राष्ट्रपति, मंत्री परिषद तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, यानी राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन। सीधी सी बात है। यानी चाहत 74 में क्या, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, पति से राष्ट्रपति की सलाह के लिए किसका गठन, मन के ट्री में मंत्री परिषद के गठन। ठीक है, अनुच्छेद कितना, 74। नेक्स्ट देखिए 75 में क्या है। 75 में है मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध। तो मंत्रियों के बारे में उपबंध को छोड़ दीजिए, आप यहाँ मित्रों के बारे में उपबंध कर दीजिए। मंत्रियों से मित्रों, अगर देखिए अगर किसी से आप मित्रता करते हैं, आप मित्रता के बंधन में बंध जाते हैं ना, तो फिर पीछे नहीं हटते। आप किसी से सच्चा दिल से मित्रता कर लिए तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मैंने पीछे नहीं हट सकते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी दुख में हो, कोई भी संकट में हो, वो अगर आपका मित्र है तो आप उसका हमेशा क्या कीजिएगा, साथ दीजिएगा। ठीक है, आप मैंने पीछे नहीं हट सकते हैं। कुछ कोई मुसीबत में फंस गए आपका मित्र, तो आप पीछे तो हटिएगा भाई, नहीं हटिएगा, बस पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं हट सकते हैं। पीछे हटना 75, पीछे हट सकते हैं, नहीं हट सकते हैं। 75 पीछे हट, 75 पीछे हट, 75 पीछे हट, 75। ठीक है, तो 75 और किससे पीछे नहीं हट सकते हैं, तो अपने मित्रों के बारे में, क्योंकि आप मित्र के बंधन में क्या हो गए, मित्र के बंधन में बंध गए हैं। मित्र के, मित्रता के, किसके बंधन में, मित्रता के बंधन में बंध गए हैं। तो 75 माने पीछे पीछे नहीं हटिएगा। ठीक है, तो मंत्रियों के बारे में उपबंध। ठीक है, 75 में किसका उल्लेख, मंत्रियों के बारे में उपबंध। नहीं देखिए 76 में है भारत का महान्यायवादी। अब महान्यायवादी को अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, तो एटोनी आपको देखिए, एटोनी को हम कर दे यहाँ पर ह कर दे, एक जगह पर क्या कर दे, ह कर दे, तो क्या हो जाएगा, हटोनी। मान लीजिए कि दो व्यक्ति जा रहे हैं, दो दोस्त जा रहे हैं, या दो पति पत्नी जा रहे हैं, किसी को मान लीजिए, ठीक है, या दो जीबी जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ हो, मान लीजिए जो मन करे। अब बार बार आप बोल रहा है कि हटोनी हटोनी, साथ में जा रहे थे, अब ये बोलेगा हटोनी 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 हटोनी, बार बार कीजिएगा तो आपका साथ छोड़ नहीं देगा, साथ छोड़ कर चले जाएगा। ये हमेशा हटोनी हटोनी बोल रहा है, छोड़िए तो सबसे अच्छा, बस समझ रहा है ना। तो हटोनी 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 हटोनी, बस साथ छोड़ कर चला गया। ठीक है, तो देखिए 7-6 ना माने 7-6, क्या 7 छोड़ना माने, हटोनी हटोनी बोल रहा था ना बार बार, तो साथ छोड़ दिया, तो 7 और 6, 7-6 में भारत का महान्यायवादी, एटोनी, अटोर्नी माने भारत का अटॉर्नी जनरल। क्लियर, तो ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए 7 यानी 77 है, 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो 77 से याद रखना है, सतत, 77 से सतत। एक बात बताइए कि भारत सरकार का कार्य कभी रुकता है, दिन रात 24 घंटा में कभी भी, यानी सरकार का कार्य कभी रुकता है, भारत सरकार का कार्य नहीं रुकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सैनिक है तो सैनिक रातों में काम कर रहे हैं, भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। सेना रात में भी जगकर काम करती है। ठीक है, पुलिस हो गया, ये रात में भी पहरादारी करते हैं। तो सेना का काम जो है, ये बोल सकते हैं कि भारत सरकार के कार्य का संचालन सतत होता रहता है, यानी सतत सतत हमेशा रहता है। लेकिन हम हमारा आपका काम सतत नहीं होता है, हम आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, बोलते हैं याद करके आइए,
ऐसा कल नहीं पढ़े, कल ये बारात में चले गए थे, कल शादी में चले गए थे, तो कल फुआ का मौसी। अरे लाइफ टाइम इससे कोई झंझट छूटने वाला है? कभी सब छूटने वाला नहीं है। अगर खुद को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं कीजिएगा तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलने वाली है। ये बात आप गांठ बना लीजिए। सबसे पहले अपने लक्ष्य को रखिए और उसके बाद दुनिया का सारा काम। पहले अगर आपको पढ़ाई करना है तो हमको 4 घंटा पढ़ाई करना है, तो पहले सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे 4 घंटा और उसके बाद ही कुछ हम काम करेंगे। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो छोड़ दीजिए, नौकरी आपसे होने वाली नहीं है। उस सपना छोड़ दीजिए कि हमको जॉब करना है। सबसे पहले वरीयता आपको देनी पड़ेगी और वो आप कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम हो वो असंभव नहीं है, इतना आप याद रखिए। कोई भी काम असंभव नहीं है इंसान के लिए, क्योंकि इंसान इस धरती पर सबसे ज्यादा विवेकशील व्यक्ति है, सबसे ज्यादा चतुर, और वो कुछ भी कर सकता है अगर ठान ले तब। अरे कोई व्यक्ति दूसरे से थोड़े हारता है भाई। अगर आप हार रहे हैं तो आपकी खुद की सोच से हारते हैं, आप खुद हारते हैं। आप जहां पे यह मान लेते हैं कि ये व्यक्ति हमसे अच्छा है, वो आपसे अच्छा नहीं है। कोई आपसे अच्छा नहीं होता है, आप सबसे अच्छे होते हैं अगर ये ठान ले तब। अगर अपने आप को आप नहीं पहचानते ना तो यही सबसे बड़ी आपकी भूल है। आप वो हैं जो एक आईएएस अफसर टॉपर कर रहा है ऑल इंडिया रैंक पर। आप भी वही हैं जो वो एक इंसान है, जो वो एक लड़का है या लड़की है। आप भी वही एक लड़का या लड़की है। आप भी वो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो पैशन नहीं है, आपके अंदर वो अनुशासन नहीं है, आपके अंदर वो जुनून नहीं है। कोई व्यक्ति हारता है तो खुद से हारता है। दुनिया की कोई भी ताकत उस व्यक्ति को तब तक नहीं हरा सकती है जब तक वो खुद से न हार जाए। जहां पर आप हार मान लेते हैं, जहां पर आप सोच लेते हैं कि हाँ हमसे ये नहीं होगा, वहीं पर आपकी जिंदगी क्या होती है, खत्म हो जाती है। अगर आप सोच लिए कि नहीं मुझे ये काम करना है और उसमें 100% अपना लगा रहा है तो वो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बस ठान लीजिए और एकदम लग जाइए। बीएसएससी है, 40 दिन है, 20 दिन है, बहुत दिन है। अभी उसे 1 महीने के बाद, 1 महीना मतलब 30 दिन हुआ भाई, 30 दिन। बस समझ रहे ना, 30 दिन, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा में अगर आप 15 घंटा पढ़ाई पे कर रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो 20 दिन 1 महीना में सारा सिलेबस सबको रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा चार्ट कर रख दीजिएगा। मैं पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन फोकस, पूरा ध्यान वहां पर केंद्रित तो होना चाहिए। ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो फिर आओ सनम जाओ सनम तो लगा रहता है, कोई फायदा होने वाली है नहीं। अभी भी समय है, संभल जाइए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये समय जब हाथ से निकल जाएगा ना तो कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं बोला जाता है कि अब पछतात हो भला जब चुग गई चिड़िया खेत, तो बाद में पछताने से कुछ नहीं रह जाएगा। बाद में आपका शादी विवाह हो जाएगा, आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, अब उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। आप जब खुद सेटल नहीं हो पाइएगा तो बच्चे को क्या सेटल कीजिएगा? अपने भविष्य को जब आप खुद अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं तो अपने बच्चों को भविष्य कैसे बनाइएगा? तो सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको करना क्या चाहिए। सच में आप दिल से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर, ये बहुत जरूरी है। मैं पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मोटिवेट करना भी मेरा कर्तव्य है। अगर वरना जनरली क्यों लोग आते हैं जाते हैं लाइफ में, 10 लोग आएंगे 5 से, उनको मतलब उससे लगाव नहीं है। उनको ये नहीं लग रहा है क्या पढ़ाई हो रहा है, उनको तो ये लग रहा है कि बस चलिए सर बोले हैं बस जुड़ जा रहा है। यार ये नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोला हूं कि मेरे पास मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो मत देखिए। आप कहीं भी पढ़िए, किसी के पास भी पढ़िए, किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन पढ़िए। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि पढ़िए। आप बस समझ रहे हैं? सोचिए और अपने लाइफ का सोचिए। मैं क्या सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आप अपने लाइफ के प्रति खुद नहीं सोचिएगा तो फिर दूसरा कोई आपको नहीं, मतलब कोई भी
आपके माता पिता भी आपको हेल्प कर सकते हैं यार, जब तक हो सकता है तब तक आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो आपको चाहिए। लेकिन करना किसको है, मेहनत किसको करना है, आपको करना है ना। बाद में जब वो भी थक जाएंगे, नहीं भाई सब कुछ दे रहा है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा, थक जाएंगे वो भी। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, टाइम आएगा सब समझ जाइएगा, बट उस समय आप कुछ करने लायक नहीं रह जाइएगा। ठीक है, चलिए यही देख रहे थे हम अनुच्छेद 77, इसलिए बाबू पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। ये 77 है, तो साथ साथ मतलब हम लोग ये देख रहे थे कि भारत सरकार के कार्य यानी कार्यों का संचालन सतत होते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। हम लोग का पढ़ाई हो रही है, आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, चलिए आ गया तो मैं इस पे बोल दिया, लेकिन जो भी मैंने जरूरी बात बोला हूं, ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हमेशा क्या होता है, सतत यानी चलते रहता है, सतत 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 माने डबल सात, सात सात, सतत सत माने सात, फिर सतत सात यानी सात सात, ठीक है, सतत माने सात सात, याद रहेगा ना। तो 77 अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर, याद हो गया। नेक्स्ट देखिए 78 है, 78 माने राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री यानी जितना भी जो भी काम कर रहा है प्रधानमंत्री, उन सभी कार्यों का लेखा जो है किनको सौंपना पड़ेगा, राष्ट्रपति को देना पड़ता है, ठीक है। और ये किसमें उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 78। देखिए क्या होता है कि प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए कि संसद में लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो अगर राष्ट्रपति पास होने के पश्चात राष्ट्रपति डायरेक्ट उसे क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, विपक्षी जो उसका विरोध करता है अगर राष्ट्रपति साइन कर दिए तो लोग क्या बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं ना 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 ना, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बीच क्या है, 60 गांठ है, क्या है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच 60 गांठ है। ये तो होता भी है, क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिसके पास अधिक एमपी है, क्योंकि एमपी का जो मत मूल्य होता है वो अधिक होता है किसी भी आपका एमएलए के अपेक्षा, 700 प्लस ही होता है एमपी का मत मूल्य, और एमएलए मान लीजिए कहीं 200, 250, 150, ये आपके मतलब लोकेलिटी के आधार पर होता है, वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके आधार पर आपका क्या निकलता है, एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है। तो आपका एमपी का जो मत मूल्य होता है वो तो अधिक होता है एक विधायक का मत मूल्य से। तो एमपी सबसे अधिक इनके पास है जो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि बहुमत उनके पास है तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो जिसका पास वोट जाएगा राष्ट्रपति तो बनेंगे, फिक्स है। तो ऐसे लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच क्या होता है, 60 गांठ होता है। देखिए 60 गांठ, ठीक है, 7 गांठ, 60 गांठ, तो 7 गांठ माने 7, गांठ माने 8, 60 गांठ, 60 गांठ माने 7 8, याद रहेगा 7 8। तो 7 8 में क्या, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जानकारी का आदान प्रदान याद रखना है, ठीक है। इन राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री क्या होता है, कर्तव्य होता है, तो दोनों के बीच क्या होता है, 60 गांठ होता है, ठीक है। 60 माने 7 और गांठ माने 8, यानी 78 के अनुसार ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर है 7 9 79, तो 79 तो आपको पता ही होगा, 79 माने संसद का गठन, 80 माने राज्यसभा। देखिए 79 माने संसद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर इसको ट्रिक अगर देखिएगा तो ट्रिक हो जाएगा 79 अगर मान लीजिए कि उल्लू को, एक उल्लू है, गधा है, उल्लू को अगर आप क्या करते हैं, सांसद बनाकर, सांसद चुन देते हैं, सांसद बनाकर कहां भेज देते हैं, संसद में भेज देते हैं। संसद में क्या करते हैं, संसद में भेज देते हैं, तो क्या कर देगा, वो तो सब कुछ नाश देगा ना, पूरा आपके क्षेत्र को नाश देगा, पूरा आपके क्षेत्र को ही क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए चतुर व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को संसद चुनना चाहिए। एक उल्लू को अगर क्या करते हैं, संसद बनाकर, यानी सांसद बनाकर संसद भवन में भेज देते हैं, तो क्या कर देगा, ऊ नाश देगा, उल्लू ऊ क्या कर देगा, नाश देगा। 79 ऊ नाश देगा माने ऊ नाश देगा माने 79 ऊ नाश देगा माने संसद, क्या एक उल्लू को संसद बनाकर भेजते हैं तो क्या ऊ नाश देगा, यानी 79 में किसका उल्लेख, संसद के गठन का उल्लेख किया जाएगा, ठीक है। 79 उल्लू को अगर संसद बनाकर भेजिएगा तो क्या कर देगा, वो नाश देगा, यानी संसद के गठन का उल्लेख, ठीक है। अब देखिए संसद के 2 बेटा, संसद के कितने बेटा, प्रमुख, यानी राष्ट्रपति भी आता है लेकिन इसको छोड़ दीजिए अभी। संसद के प्रमुख कितने बेटे, 2 प्रमुख बेटा। बड़ा बेटा क्या होगा, बड़ा बेटा हो जाएगा आपका राज्यसभा, और छोटा बेटा हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन होता है। तो बताइए कि बड़ा बेटा पहले पैदा लेगा कि छोटा बेटा पहले पैदा लेगा, पहले पैदा लेगा बड़ा बेटा, पहले धरती पर आया,
तो पहले आएगा तो पहला अंक इसको मिल जाएगा, तो 80 ये हो जाएगा। अब बाद में आएगा छोटका बेटा होता है, इसको मिलेगा 81। माने 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख। और 79 में कौन है? 79, 80, 81 तीनों याद रखना है। एगो संसद, 80 में राज्यसभा, आपका 81 में लोकसभा। इस तरह डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 79 में क्या बोले तो 79 में संसद, 79 में संसद, 79 के 2 बेटा, तो बड़ा बेटा जो होगा, मैंने मान लीजिए पिताजी पहले आए तो 79 मिल गया, अरे बेटा से पहले ही ना बाप पैदा हुआ होगा, तो 79 आपका पिताजी का हो गया। उसका एगो बड़ा बेटा था, तो बड़ा बेटा जो है कौन है आपका 80, माने राज्यसभा बड़ा है, इसका विघटन नहीं होता। और छोटा बेटा हो गया लोकसभा, तो उसको मिला बाद में आया, तो 80 और फिर 81 मिलेगा अंकिन को, आपका लोकसभा को। तो याद रखना है, इस तरह भी याद कर लीजिए, क्या इसमें ट्रिक याद कीजिएगा। तो 80, 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना। ठीक है, इस तरह आप याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और नहीं तो ट्रिक चाहिए तो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 80 है ना, तो जो राजा बन जाता है वो क्या करता है? ऐश करता है। जो राजा बन जाता है वो ऐश करता है। तो राजा माने राज्यसभा की संरचना, ऐश माने 80, इस तरह भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? लोकसभा की संरचना। अब देखिए कोई भी अपना लुक जो है अपनी इच्छा, यानी इच्छा से ही क्या करता है? बनाता है। कोई भी लुक, हेयर स्टाइल हो गया, हाँ जीन्स का कट हो गया, देख रहे हैं नया नया स्टाइल आया है, यही पहले पहनता सा, तो सब माने स्टाइल माने क्या कहल जाए, सब अपना ओकनी की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अपना लुक जो है अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो लुक माने लोकसभा, इच्छासी माने इच्छा से माने 81। ठीक है, 81 में क्या? लोकसभा की संरचना। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? अनुच्छेद 82। क्या है जी? अनुच्छेद 82। तो अनुच्छेद 82 में क्या हो जाएगा? आपका जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का उल्लेख किया गया है। जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। तो आपको 82 में याद करना है जनगण मन। क्या? हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन। जनगण मन अधिनायक जय है, भारती भाग्य विधाता। सबको याद होना चाहिए। इसको हम कभी विसार सकते हैं? नहीं विसार सकते हैं भाई, ये हमारा राष्ट्रगान है ना। तो जनगण मन यानी जनगण मन, जनगण मन को हम क्या कर सकते हैं? विसार नहीं सकते हैं। ये विसारा नहीं जा सकता है, तो विसारा नहीं जा सकता है, तो ये 82 विसारा नहीं जा सकता है, मैंने 82। जनगण मन को विसारा नहीं जा सकता है, मैंने विसारा माने होता है भूलना, तो इसको भूल कर सकता है कोई? नहीं भूल सकता है ना। तो विसारा नहीं जा सकता है, तो विसारा माने 82। और क्या? तो जनगण मन माने जनगण मन से जनगणना पश्चात पुनः समायोजन। केवल ये याद करना है, जनगणना पश्चात पुनः समायोजन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आपका है 83। क्या है? 83। तो आप देखिएगा 83 अगर है तो इसको किस तरह याद करेंगे हम लोग? अगर किसी व्यक्ति को कोई तीर से मारता है, क्या करता है? अगर मान लीजिए हम बाण से मारे, तीर से किसी को मारे और जाकर छाती पर लग गया, तो उसका सांस टूट जाएगा ना। सांस टूट जाएगा, सांस टूट जाएगा, इसका मतलब वो मर जाएगा। ये मतलब क्या हो गया? उसकी वध हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? उसकी वध हो जाएगी। वध मैंने उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो जाएगी। देख ले यार ना, तो उस समय जैसा फिर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उसकी वध यानी मृत्यु हो जाएगी। तो अब इसको समझिएगा। 83 है तो तीर से मारा, तो सांस क्या हो गई? बंद हो गई, मैंने सांस टूट गई। ठीक है, और जब सांस बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? उसका वध हो जाएगा। वध देखिए अवधि में वध है, वध यानी तीर से मारे तो सांस क्या हो गया? बंद हो गया, और उसकी वध हो गई, माने मृत्यु हो जाएगा, मर जाएगा। स्पष्ट है, तीर चला के मारेंगे तो तीर से 83 और सांस से संसद के सदनों की अवधि, वध से अवधि याद रखना है। ठीक है, यानी तीर से 83 या संसद के सदनों की अवधि, किसमें? 83 में। नेक्स्ट देखिए 84। 84 में क्या है? संसद के सदस्यों की अर्हताएं। क्या देखिए? संसद के सदनों की अर्हताएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार था, ठीक है, और उसके सांस भी नहीं ली जा रही थी, मैंने सांस लेने में भी उसको समस्या थी, तो वो व्यक्ति क्या करता है? यानी आपका वज्रभूमि, आपका बोल सकते हैं क्या, वज्रभूमि की 84 कोष की परिक्रमा किया। वज्रभूमि क्या करेगा? वज्र भूमि की 84 कोष, 84 कोष का क्या करेगा? परिक्रमा करेगा। अब वज्रभूमि की 84 कोष की परिक्रमा करने के बाद यानी
ये क्या, यानी सांस जो है उसकी हारती हुई सांस भी क्या हो गई, जीवित हो गई, यानी हारता हुआ सांस भी ठीक हो गया। बस समझ रहे हैं? यानी 84 कोस वज्र की 84 कोष की परिक्रमा करने के पश्चात, या जब 84 कोष की परिक्रमा करेगा भगवान के, मान लीजिए कोई मंदिर है और वहां पर क्या है 84 कोष की उसका क्या किया, परिक्रमा किया, तो परिक्रमा करने के पश्चात क्या हो गई, यानी उसकी, यानी एक तरह से क्या, हारती हुई सांस भी जीत गई। ठीक है, हारती हुई सांस भी, यानी 84 कोष की क्या करेगा, 84 में क्या करेगा, 84 कोष की परिक्रमा करेगा। परिक्रमा करने के बाद जो सांस जो हार रहा था वो हारती हुई रहता है, मैंने हारती हुई सांस भी क्या हो गई, वो जीवित हो गई। तो अनुच्छेद 84 में किसका, संसदों के सदस्यों की अर्हता है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 85 में क्या है, संसद के विघटन, संसद के विघटन। अब देखिए 85 देखिए 50 सी, सी मैंने देखना, सी मैंने देखना। एक व्यक्ति था जो हार्ट का कमजोर था, वो किसको देख लिया, 50 को, यानी 50 को देख लिया। अब 50 को देख लिया तो उसका हार्ट ब्रेक हो गया, मैंने उसका हार्ट टूट गया, उसका हार्ट विघटित हो गया। बस समझ रहे हैं ना, हार्ट मैंने सांस, उसका सांस क्या हो गया, टूट गया। बस समझ रहे हैं ना, 50 यानी 50 मैंने भूत को देख लिया। अब भूत को जब देख लिया तो उसका हार्ट यानी उसका सांस क्या हो गया, टूट गया, विघटित हो गया। बात समझ रहे हैं ना, तो देखिए 85 मैंने 85, आज क्या किया, जब 50 को देखा, 85 यानी 50 को देखा, सी मैंने देखा ना, 85, तो 50 को देखा तो सांस क्या हो गया, विघटित हो गया, विघटन हो गया। मैंने अनुच्छेद 85 में संसद का विघटन हुआ याद, अनुच्छेद 85 में संसद का विघटन। नेक्स्ट देखिए 86, अनुच्छेद 86 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति जो अपना, यानी राष्ट्रपति 86 लोगों के बीच में अपना क्या करते हैं, अभिभाषण देते हैं। राष्ट्रपति संसद में 86 लोगों के बीच में क्या करता है, अपना अभिभाषण। ये मैंने सही नहीं है, 86 लोग नहीं, जितने सदस्य होंगे उनके बीच में देते हैं, लेकिन ट्रिक में याद रखना है क्या, कि राष्ट्रपति 86 लोगों के बीच में, 86 यानी राष्ट्रपति संसद में 86 लोगों के बीच में, अनेक लोग हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 86 लोगों के बीच में क्या करते हैं, अपनी अभिभाषण देते हैं। बस याद रखना है कि 86 लोगों के बीच में अपने भाषण देते हैं, 86 लोगों के बीच में भाषण देते हैं, 86 लोगों के बीच में अभिभाषण देते हैं, 86 लोगों के बीच में अभिभाषण, 2-3 में बोलिए याद हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति 86 लोगों के बीच में अभिभाषण देते हैं, तो अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण। और एक होता है विशेष अभिभाषण, ये होता है 87। तो राष्ट्रपति जब विशेष अभिभाषण देंगे तो विशेष होगा तो कुछ खास होगा काम भाई। जैसे आपातकालीन कोई व्यवस्था, जैसे कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, लॉकडाउन के समय भाषण दे रहे थे ना जी, अपने देशवासियों को संबोधित कर रहे थे कि भाई क्या करना है, ताली बजाना है, थाली बजाना है, दिया जलाना है, सब अभिभाषण। तो सारे लोग क्या कर रहे थे, टीवी ओवी चैनलों के पास सब लोग आकर एकदम शांत होकर मोदी की बातों को सुन रहे थे, एकदम शांति से 87 यानी भाषण में क्या कर रहे थे राष्ट्रपति, जब देश का प्रथम व्यक्ति, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का जब प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जब भाषण देंगे तो पूरे देशवासी जो है वो टीवी हो, न्यूज हो, रेडियो हो, सब पर एकदम शांति से सुनेंगे। शांति मैंने 87, ठीक है, 87, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का क्या होगा, इसमें विशेष अभिभाषण होगा, विशेष अभिभाषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 88, यहाँ पर क्या है 88 में क्या है 88। तो देखिए महान्यायवादी के अधिकारों का उल्लेख किया गया है आपका 88 में। तो महान्यायवादी से संबंधित 2 ही अनुच्छेद है, एक जो होता है आपका 76, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है, ठीक है, और दूसरा उनके अधिकारों का उल्लेख किया गया आपका 88 में, अनुच्छेद 88 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब याद किस तरह रखेंगे, देखिए यहाँ पर जो महान्यायवादी होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसको दोनों हाथ में लड्डू होते हैं, दोनों हाथ में क्या होता है, लड्डू होते हैं। अब कैसे, क्योंकि एक तो मान लीजिए कि वो क्या है, सरकार का, यानी जो सरकार है उनके एक क्या है, एक वकील के रूप में कार्य करते हैं, प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। कौन, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, यानी सरकार के, यानी क्या बोल सकते हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा संसद के सदस्य भी है, संसद के सदस्य भी हो सकते हैं। अरे एक ही ना काम करने का, वोट नहीं डाल सकते हैं, बाकी संसद के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, संसद में भाग ले सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भाषण भी दे सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं, केवल यानी वोट नहीं दे सकते हैं, बस
यानी किसी बिल पर वोटिंग होगा तो उसमें वोट नहीं करेंगे। क्लियर? तो फिर भी क्या है, दोनों हाथ में लड्डू है कि नहीं है? एक तो सरकार के मान लीजिए क्या आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, कानूनी सलाहकार के रूप में, और दूसरा संसद के सदस्य के रूप में विकास कर रहा है। तो दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ, दो हाथ, दो हाथ, दो हाथ मैंने दो आठ, दो हाथ मैंने दो आठ, दुगो आठ, और दुगो आठ मैंने 88, अनुच्छेद 88 मानवाधिकार का अधिकार। क्लियर? अब देखिए 89, 89 में है राज्यसभा का सभापति और उप सभापति। तो अब देखिए 89 से लेकर आपको 92 तक यानी राज्यसभा के लिए एक ट्रिक देंगे, इसमें खत्म। और फिर 93 से लेकर आपको 96 तक एक ट्रिक दिया जाएगा, यहां तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या याद करना है। यानी राजा ने सभा से हटाया तब तक, यानी राजा ने सभा से हटाया तब तक, यानी या बोल सकते हैं तब कर्तव्य पालन का विचार आया। राजा ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। मतलब राजा के दरबार में एक मंत्री जी रहते थे और खूब घूसखोरी करते थे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं करते थे, पूरा बेईमान घूसखोर थे। राजा को जब ये सूचना मिली, उनको क्या कर दिए, बर्खास्त कर दिए। जब बर्खास्त किए तब उनको समझ में आ रही, भाई हाँ, हमारा जो काम था, हमारे कर्तव्य था, उसका हमें निर्वहन करना चाहिए था, हमें चोरी चमारी घुसखोरी नहीं करनी चाहिए था। मैं समझ रहा है ना? तो अब पछताते हो क्या, जब आपको क्या कर दिया गया, पद से बर्खास्त कर दिया गया। वही याद रखना है इसमें, ये लाइन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि राजा ने सभा से हटाया, राजा ने सभा से हटाया तब क्या हुआ, कर्तव्य पालन का विचार आया। राजा ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। राजा ने सभा से हटा दिया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। राजा ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। राजा ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। राजा ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया, सीधा। अब देखिए राजा, राजा और सभा याद रखना है। तो राजा से मतलब राज्यसभा, राजा से राज्यसभा। देखिए एक सभा है तो सभापति, यानी राज्यसभा का सभापति याद रखना है। राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपसभापति। सॉरी, राज्यसभा का सभापति एवं उप सभापति का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख यानी 89 में। 90 में देख लेना है हटाया, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, उप सभापति को पद से हटाया जाना का उल्लेख किया गया है, किसमें, यानी 90 में। उप सभापति को पद से हटाया जाना, उसका उल्लेख 90 में। 91 में देख लीजिए, 91 में है सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति। यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्तव्य का पालन, है ना जी, कर्तव्य का पालन। तो कर्तव्य का पालन याद है ना, ट्रिक क्या था, यानी राजा ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। तो यहाँ पर कर्तव्य पालन यानी सभापति के 91 में क्या हो जाएगा, सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति, उसके बाद विचार आया। तो 92 में देख लेना है सभापति एवं सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन। ठीक है, उसी प्रकार आपको याद रखना है ये 93, ये तो राज्यसभा से संबंधित था, ये लोकसभा से संबंधित था। तो ट्रिकवा वही रहेगा, वहां पर राजा था, राज्यसभा था तो राजा, यहाँ पर लोकसभा है तो लोग जोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें किस तरह याद करेंगे, लोगों ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। बस लोगों ने, राजा के जगह पर लोगों ने, तो लोगों ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। लोगों ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। तो देखिएगा 93 में क्या हो जाए, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, 94 में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हटाया तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाना या रिक्त होना। 95 में अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, यहाँ पर है ना कर्तव्य पालन, तो कर्तव्य पालन यानी अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, अनुच्छेद 95। उसी पर विचार आया, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन, ये 96 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 97 से फिर हम उसी मेथड से याद करेंगे, कोऑर्डिनेट मेथड से। अब देखिए इसमें क्या है, 97 9-7। ठीक है, तो इसमें क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उप सभापति के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, अब बताइए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अध्यक्ष हो लोकसभा का या राज्यसभा का, ठीक है, अध्यक्ष हो या सभापति हो या उप सभापति हो, कोई भी व्यक्ति वेतन किस लिए कमाता है, अपने संतान के लिए। किसके लिए, संतान के लिए। यानी वेतन किस पे खर्च करेगा, अपने संतान पे खर्च करेगा। किस पे खर्च करेगा जी, अपने संतान पे खर्च करेगा। आपके माता पिता भी आपके लिए पैसा कमाते हैं, तो संतान माने याद रखना है 97, संतान माने 97।
ठीक है, संतान माने क्या हो जाएगा 97। तो याद रखना है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति जितने भी हैं सबके वेतन एवं भत्ते किस पे खर्च होते हैं, यानी अपने संतान पे। ठीक है, संतान पे खर्च होता है अनुच्छेद 97 में इस सब का उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका अनुच्छेद 98। 98 में क्या है, संसद का सचिवालय। तो इसको थोड़ा सा किया हम लोग 99 देख ले रहे हैं, उसके बाद 98 आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से संबंधित ये है। यहाँ पर देखिएगा सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। मान लीजिए यहाँ पर सचिन जो है, यानी सचिन जिसे हम क्रिकेट के भगवान बोलते हैं, सचिन हमेशा अधिकतर यानी 99 पर क्या हो जाते थे, आउट हो जाते थे। 99 पर आउट हो जाते थे, 99 का चक्कर उनको लग जाता था। ठीक है, तब यानी टीम के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा दिलाई, शपथ दिलाई कि सचिन आपको क्या करना है कि जब आप 99 पे रहिएगा, 99 पे आइएगा तो आपको आउट नहीं होना है। ठीक है, जब आप 99 रहिएगा तो आउट नहीं होना है, बल्कि 99 से पहले ही यानी 98 पर ही छक्का मार देना है। जब आप 98 रहिएगा तभी छक्का मार दीजिएगा। बस समझ रहे हैं ना, जब आप 99 पे सभी सदस्यों द्वारा क्या बोला गया, यानी शपथ दिलाया गया, प्रतिज्ञा दिलाया गया कि आप बार बार 99 पे आउट हो जा रहा है, तो 99 का चक्कर छोड़ ना दीजिए, एक बार 99 को तरफ जाइए। तो कब तरफिएगा, जब 98 पर रहेगा तभी छक्का चाहे चौका मार के निकल जाइएगा, एक के बार 100 के पार, झमेले खत्म। ठीक है, तो याद रखिएगा 99 यानी सभी सदस्यों ने, यानी टीम के सदस्यों ने क्या किया, यहाँ प्रतिज्ञा दिलाया सचिन को। सचिन बोला ठीक है वैसा ही करूंगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 99 में सभी सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, जितने भी संसद लोग सदस्य होते हैं वो क्या करेंगे, उनके द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा का उल्लेख किया जाएगा। यहाँ पर सचिन को सभी सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा, शपथ और प्रतिज्ञा दिलाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखेंगे 98 में, जब सचिन अब 98 पे आते थे तो उनको तो शपथ दिलाया गया है कि भाई हमको क्या करना है, छक्का चाहे चौका मारना है। ठीक है, तो छक्का चौका मारना है, तो अब क्या करेंगे, उनकी सांस जो होती थी, सचिन की सांस वो तेज हो जाती भाई, कहीं एक रन ना लगो, 99 जाए तो फिर आउट हो जाए। मतलब ऐसे हमारा छक्का चौका शपथ ले, छक्का चौका मारे के बाद, तो छक्का चौका मारे के बाद, छक्का मारे के बाद सांस क्या होती थी, तेज हो जाती थी। सचिन की सांस 98 पाने के बाद सचिन की सांस क्या हो जाती थी, तेज हो जाती थी। सचिन से सचिवालय और सांस से संसद, और किस पर सांस तेज होती थी, तो 98 पर, अनुच्छेद 98 पर सचिन की सांस तेज होती थी। ठीक है, यानी 98 से संसद का सचिवालय। नेक्स्ट देखिए 100। अब 100 देखिए, 100 में दिया है सदनों में मतदान और गणपूर्ति। याद रखेंगे अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान एवं गणपूर्ति। तो इसको किस तरह याद रखेंगे, अब देखिए सदनों में मतदान, जहां भी मतदान हो रहा है, चाहे वो प्रतिनिधि हो, आपका प्रतिनिधि, देखिएगा आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होगा वो भी ज्यादा से ज्यादा सोचेगा कि वोटिंग हो। सभी लोग सोचते हैं क्या कि 100% वोटिंग हो, यानी 100% मतदान हो। क्या 100% मतदान हो, 100% क्या हो, मतदान हो। सभी लोग यही चाहते हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग ये भी चाहता है क्या कि 100% मतदान हो। तो देखिए ना, हो तो गया, सभी सदन, चाहे एमपी हो, सदन हो, वही ना एमपी जो चुनाव लड़ते हैं वो भी चाहते हैं कि 100% मतदान हो। ठीक है, तो यानी 100, अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान, सीधी सी बात याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, 101 अनुच्छेद है 101। तो 101 में स्थानों का रिक्त होना। अब देखिए इसको किस तरह याद रखेंगे, स्थानों का रिक्त होना। मान लीजिए कि ये आपका एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, ये क्या हो गया आपका, एक टेबल है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पर। ठीक है, अब बीच में ये रिक्त है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति और यहाँ पे रिक्त है, रिक्त माने शून्य है, और यहाँ पर भी क्या है, एक व्यक्ति बैठा है। तो 101 हो गया, तो मतलब 101, अब बीच में कोई नहीं बैठा है, ये सीट खाली है माने रिक्त है। ठीक है, तो 101 माने एक व्यक्ति एक सीट पे यहाँ बैठा है, एक सीट यहाँ पर खाली है तो रिक्त है, और एक यहाँ बैठा है, तो बीच में क्या है, रिक्त है, मतलब 101। तो 101 अनुच्छेद में स्थानों का रिक्त होना, बस स्थानों में क्या रिक्त होना। यहाँ पर देखिए स्थान रिक्त है, 101 में क्या होगा, स्थान रिक्त होगा, बस याद रखना है। 102 में क्या हो जाएगा, सदस्यता के लिए निर्हता है।
अब देखिएगा, जब तक आप एक भाई हैं चाहे एक बहन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक से कितना होंगे, दो होंगे, एक है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही एक से 102 होंगे, एक से दो होंगे, तब क्या होगा, आपस में झगड़ा झंझट करने लगेंगे, ना हमरा हई चाहिए, ना हमरा इतना चाहिए, होता है ना, तो झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। झगड़ा स्टार्ट होगा तो उसमें कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, हरता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो देखिए 102 से, जब 1 से 2 हुए सदस्य तो क्या होंगे, उसमें झगड़ा लड़ाई होगा, तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। याद रखना है 102 में क्या, सदस्य के लिए निर्भरता है। क्लियर। उसी पर देखिए, जब आप लड़ रहे थे एक और दो व्यक्ति के बीच जब लड़ाई हो रही थी, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आप दोनों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है, एक तीसरा व्यक्ति आ जाएगा। और तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, जो हारता है, जो हारा है उससे प्रश्न पूछेगा, क्या संबंधित प्रश्न पूछेगा कि भाई तुम क्यों हार गए। मान लीजिए आपका माता या पिताजी ही पूछेंगे कि दोनों को हम बराबर खिलाते पिलाते हैं, तो दोनों में जब झगड़ा किया तो ये कैसे हार गया, तुम कैसे जीत गए, बात समझ रहा है ना। तो वही व्यक्ति है तीसरा व्यक्ति, क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो निर्हाता से संबंधित प्रश्नों का निश्चय याद रखना है। जब आप हारेंगे तो हारने से संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी दीजिएगा। परीक्षा में आप अगर असफल होइएगा तो उससे संबंधित बताइएगा ना कि क्यों आप असफल हुए, ठीक है। तो यही बात याद रखना है, यानी जब तीसरा आदमी ये पूछेगा हारने वाले से, ठीक है। तो 103 में क्या, निर्णय संबंधित प्रश्नों का निश्चय। 104 में देखिए क्या है, वही बात 98 पर था। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 99 के अधीन प्रतिज्ञा से पहले अर्हित न होते हुए निर्हित किए जाने पर बैठने व मत देने की शक्ति। मतलब क्या, यहाँ पर 99 पर जो शपथ दिलाया गया था ना, तो अभी क्या करेंगे, 98 पर ही छक्का मारेंगे, 98 पर से ही छक्का मारेंगे तो 104 पे पहुंच जाएंगे। और 196 क्या है, 104 में क्या है, यही 99 में जो शपथ दिलाया गया है उसी का यहाँ पर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 105 में 5 इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए एस, यहाँ पर देखिए एस संसद, यहाँ पर देखिए एस संसद, यहाँ पर देखिए सदस्य, यहाँ पर समिति, और यहाँ पर शक्ति। सबसे ज्यादा बार कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 बार, यानी 5 बार क्या आया है, ये 5 आया है, यानी एक से ज्यादा बार 105 आया है, ठीक है ना जी, 5 5 5 5 5, ठीक है। ये 100 105 देखिए कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5, तो एक ही जैसा 5 जो है कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। तो इसको याद कर लेना है, यानी आप जनरली देख लीजिएगा कि यहाँ एस है, 5 जो है 5 की तरह एस दिखाई देता है, 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा 5 आया है, याद रखना है। 105 में इसका उल्लेख हो जाएगा, ठीक है। 106 देख लीजिए इसको, 106 में क्या हो जाएगा, 106 में है आपका वेतन, यानी सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। तो इसको ट्रिक में किस तरह याद रखेंगे, एक यानी सभी सदस्य, यानी संसद के सभी सदस्य क्या करना चाहते हैं, संसद के सभी सदस्य एक स्वच्छ वतन बनाना चाहते हैं, यानी संसद के सभी सदस्य एक स्वच्छ माने 106 क्या बनाना चाहते हैं, वतन माने वेतन, माने संसद के सदस्यों का वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर 105 में 106 में क्या है, संसद के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार 107 है, तो 7 में क्या याद रखना है, 7 में मान लीजिए कि आप गए किसी होटल में, और होटल में गए तो क्या कर लिए, एक सेब का क्या किए, सेवन किए, एक सेब का आप सेवन किए, माने एक सेब का कर लिए, एक सेब का सेवन किए, माने 107, ठीक है। एक सेब का आप सेवन किए तो बिल आएगा ना जी, अगर किसी को भी जाकर आप कुछ खाइएगा तो उसका बिल आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब कहाँ, तो टेबल पर। अब देखिएगा स्थापना क्या होता है, माने विधेयक को हम लोग बिल बोलते हैं, स्थापना का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्टेब्लिश, स्थापना का रिस्टेब्लिश। हम गए किसी होटल में टेबल पर बैठ गए, तो टेबल पर बैठ कर क्या किए, एक सेब का सेवन किए, ठीक है, सेवन किए तो क्या आ गया, बिल आ गया, क्या आ गया, टेबल पर बिल आ गया, ठीक है। एक सेब का सेवन किए माने 107, अब बिल आ गया, ठीक है। बिल कहाँ आया, तो टेबल पर। तो बिल से विधेयकों की पुनः स्थापना, और विधेयकों की पुनः स्थापना बोल सकते हैं, चाहे रिस्टेब्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 108 है,
तो श्री श्री 108 श्री, जैसे पूजा वूजा होता है तो हम वहां पर लिखा होता है, देखिएगा महाराज का जो भी पूजे जो यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति होते हैं, श्री श्री 108 श्री। तो एगो श्री लोकसभा, एगो श्री मान लीजिए राज्यसभा, ठीक है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों लोग जब मिलेंगे श्री श्री 108 श्री, ठीक है। तो एगो श्री लोकसभा, एगो श्री राज्यसभा, 108 याद रखना है, ठीक है। या इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं कि दोनों सदनों की बैठक कब होती है, तो विकट परिस्थिति में ही दोनों सदनों की क्या होती है। मान लीजिए कि विकट परिस्थिति में ही दोनों सदनों की, यानी आपातकालीन कोई घोषणा करना हो, उस समय दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। और उसके लिए नंबर क्या डायल किया जाता है, तो 108। उसके लिए क्या नंबर डायल किया जाता है, 108 कॉल किया जाता है आपातकालीन की स्थिति में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी अनुच्छेद आप लोगों को याद हो गया होगा। इसको क्या करना है आपको, एक बार में अगर सही समझ में आ रहा है तो इसको कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। 2 बार देखिएगा तो आपको 100% मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जरूर आपको समझ में आएगा और पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।